हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 12.2। देखो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। मदर इज 25 ईयर ओल्डर देन हर सन। मतलब मदर की एज उसके सन की एज से कितनी ज्यादा है? 25 ईयर्स ज्यादा है। फाइंड सन्स एज, मतलब हमें क्या करना है? सन की एज फाइंड आउट करनी है। इफ आफ्टर 8 ईयर्स, तो मतलब 8 ईयर्स के बाद की हमें एक सिचुएशन दी हुई है। रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज विल बी 4/9। मतलब यहाँ पे एक कंडीशन हमें दिया हुआ है कि जो मदर की एज है वो सन की एज से 25 ईयर्स ज्यादा है। हमें सन की एज फाइंड आउट करनी है और 8 ईयर्स के बाद सन की एज से मदर की एज का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? 4/9 होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट द सन्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। तो हमने क्या किया? सन की एज को x ईयर्स लिया है और हमें यहाँ पे कंडीशन में दिया हुआ है कि मदर की एज जो है वो सन की एज से 25 ईयर्स ओल्डर है, मतलब ज्यादा है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर मदर्स प्रेजेंट एज। बताओ मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? क्योंकि हमने क्या किया है, सन की एज को कितना लिया है? x ईयर्स लिया है, ठीक है। और उसमें अगर हम ऐड कर देंगे 25 ईयर्स तो वो क्या हो जाएगी? मदर की एज हो जाएगी। इसका मतलब इसमें हम लिख सकते हैं प्लस 25 ईयर्स, तो ये हो जाएगी इसके मदर की एज। तो ये वाला जो सीन है ये किसका है? प्रेजेंट एज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आप लिखना है तो लिखो, जिसमें आपको समझाने के लिए ये वाला पार्ट लिख रही हूं कि ये जो है ये सिचुएशन किसका है? प्रेजेंट एज का है। उसके बाद हमें एक और कंडीशन दी हुई है कि दैट आफ्टर 8 ईयर्स, मतलब 8 ईयर्स के बाद क्या होगा। तो एक और सीन है वो भी हम लिख लेते हैं, आफ्टर 8 ईयर्स। सपोज आपकी एज 12 ईयर्स है तो आफ्टर 8 ईयर्स आपकी एज कितनी हो जाएगी? 20 ईयर्स हो जाएगी। तो वैसे ही क्या होगा, आपने कैसे ये फाइंड आउट किया? आफ्टर 8 ईयर्स में उसमें आपने 8 को ऐड किया। तो आफ्टर 8 ईयर्स का मतलब उसमें हमें क्या करना है? 8 को ऐड करना है। तो आफ्टर 8 ईयर्स हम लिख सकते हैं सन्स एज। जैसे प्रेजेंट एज उसकी x ईयर है और आफ्टर 8 ईयर मतलब उसमें और क्या हो जाएगा? 8 ईयर्स उसमें और ऐड हो जाएगा। तो x प्लस 8 क्या हो जाएगा? सन की एज हो जाएगी आफ्टर 8 ईयर्स। तो आफ्टर 8 ईयर में हमने सन की एज में 8 ऐड किया है तो हमें मदर की एज में भी ऐड करना होगा। तो अब वो भी हम लिख लेते हैं, मदर्स एज। देखो यहाँ पे हमने मदर की एज को कितना कंसीडर किया था? x प्लस 25, बट 8 ईयर्स के बाद वहां पे भी हमें 8 ऐड करना होगा। तो ये हमने कर लिया। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 25 में 8 को आप ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 33 ईयर्स। तो ये वाली कंडीशन किसकी हो गई? 8 ईयर्स की, कि 8 ईयर्स में सन की एज कितनी है? x प्लस 8 और मदर की एज कितनी है? x प्लस 33 ईयर्स। देखो ये वाली कंडीशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिंस द रेशियो ऑफ द सन्स एज टू मदर्स एज आफ्टर 8 ईयर्स इज 4/9। तो ये वाला कंडीशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर। देखो ये 4/9 जो है वो किसका रेशियो है? 4 जो है वो सन का है और 9 जो है वो मदर का है। और किस कंडीशन में है? आफ्टर 8 ईयर्स। तो यहाँ पे देखो आफ्टर 8 ईयर्स सन की एज कितनी थी? x प्लस 8 और मदर की एज कितनी थी? ये हमने कितना निकाला था? x प्लस 33। मतलब ये 8 ईयर्स के बाद सन और मदर का रेशियो है जो हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है? 4/9। तो अब हमने यहाँ पे इक्वेशन बना लिया है। अब इस इक्वेशन को हमें वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने प्रैक्टिस सेट 12.1 में किया था। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। देयरफॉर 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? x प्लस 8 से इक्वल्स टू, और 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 33 से।
तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको मल्टीप्लाई करना। 9 को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो वो कितना हो जाएगा 9x, प्लस 9 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो 9 8 जा कितना हो जाएगा 72, इक्वल्स टू 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 4x, प्लस 4 को हम 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 132। देखो यहाँ पे ये एक्स एक्स के टर्म्स है और यहाँ पे कुछ नंबर्स है, तो हमें क्या करना होगा एक्स एक्स वालों को साथ में लेके आना होगा। तो चलो ये ले आते हैं। 9x यहाँ पे लिखा है और ये जो है ये राइट साइड में है, राइट से हम लेफ्ट में आते हैं तो क्या होता है साइन चेंज हो जाता है ना, तो ये प्लस साइन किस में चेंज हो जाएगा माइनस साइन में, तो ये हो जाएगा -4x इक्वल्स टू 132 एज इट इज रहेगा अपने प्लस साइन के साथ, बट यहाँ पे 72 प्लस में है और ये लेफ्ट से राइट में जा रहा है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -72। नाउ अभी ये 9 में से 4 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 5x इक्वल्स टू 132 में से 72 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 60। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 60/5, बिकॉज ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में था ना, तो ये राइट साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब डिवीजन के फॉर्म में आ जाएगा। तो चलो अब इसको फटाफट हम डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 1 जा, ये हो जाएगा 5 1 जा, यहाँ पे 1 रिमेनिंग था जो 0 के सामने आ गया, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10। इसका मतलब x की वैल्यू हमें मिल गई है 12 और x को हमने क्या सपोज किया था सन की प्रेजेंट एज, इसका मतलब हमें सन की प्रेजेंट एज मिल गई है। अब इसका हम कंक्लूजन लिख लेते हैं, ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन, देयरफॉर सन्स प्रेजेंट एज इज 12 ईयर्स। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 12। तो यहाँ पे हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं जहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है न्यूमरेटर से वो ग्रेटर है, कितना ग्रेटर है 12 उससे वो बड़ा है। इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, अगर न्यूमरेटर में 2 कम किया गया, डिक्रीज्ड बाय 2 मतलब -2 इसमें किया, एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7, न्यू फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट विथ 1/2। तो जब उस न्यूमरेटर में 2 डिक्रीज किया गया और डिनोमिनेटर में 7 इंक्रीज किया गया और जिससे और जो नया फ्रैक्शन बनेगा वो इक्विवेलेंट होगा, मतलब किसके बराबर होगा 1/2 के। तो हमें क्या करना है वो फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। देखो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x। तो हमने फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को कितना लिया है x लिया है, बट देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 12, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो कितना है 12 ज्यादा है न्यूमरेटर से। तो अगर हमने न्यूमरेटर को x लिया है तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा x + 12। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन कितना हो जाएगा x + 12। तो ये हो गई एक कंडीशन यहाँ तक की। इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, मतलब अगर हम न्यूमरेटर में 2 डिक्रीज कर दे, 2 कम कर दे, मतलब -2 कर दे, एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7, और जो डिनोमिनेटर है ना, तो हमारा डिनोमिनेटर क्या है x + 12 है, इसमें हम क्या इंक्रीज कर दें, इसको हम 7 इंक्रीज कर दें, मतलब +7 कर दें। द न्यू फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट विथ 1/2। तो उससे जो नया फ्रैक्शन बनेगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, किसके इक्वल होगा 1/2 के। तो चलो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट कंडीशन दी हुई है वो भी हम लिख लेते हैं। फॉर न्यू फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, मतलब न्यूमरेटर में 2 डिक्रीज किया है, तो न्यू न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, देयरफॉर द न्यू न्यूमरेटर इक्वल्स टू, देखो हमारा न्यूमरेटर क्या था x था और उसमें डिक्रीज किया मतलब कम किया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -2। उसके साथ ही हमने क्या किया है, ऑल्सो डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7,
और जो डिनोमिनेटर है वो कितना इंक्रीज हो रहा है 7 से। देयरफॉर द न्यू डिनोमिनेटर, देखो डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे हमारे पास x प्लस 12 है और वहां पे इंक्रीज हो रहा है 7, मतलब 7 और उसमें हम बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको +7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 12 में हम 7 को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 19। तो न्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी x प्लस 19। सिंस द न्यू फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 1/2, देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, द न्यू फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट विथ 1/2। तो कौन सी न्यू फ्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं, ये वाला। देखो न्यू फ्रैक्शन है ना, यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर कितना है x माइनस 2, डिनोमिनेटर कितना है x प्लस 19, वो किसके इक्विवेलेंट है 1/2 के। तो ये भी हम लिख लेते हैं। तो चलो ये वाली कंडीशन को भी हम लिख सकते हैं। देयरफॉर देखो न्यू फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो कितना है x माइनस 2 है और डिनोमिनेटर कितना है x प्लस 19, और ये जो न्यू फ्रैक्शन है वो किसके इक्विवेलेंट है 1/2 के। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लीकेशन के थ्रू। तो यहाँ पे इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और ब्रैकेट में हम लिख लेंगे x माइनस 2। तो ये हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और 1 जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा x प्लस 19 से। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 2 हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 1 को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना होगा x ही होगा, प्लस 1 को हमने 19 से मल्टीप्लाई किया तो वो 19 का एज इट इज रहेगा। नाउ x वाले टर्म को हम एक साथ ले आते हैं, ये प्लस है तो इधर आके ये हो जाएगा माइनस इक्वल्स टू 19 एज इट इज रहेगा, ये इधर जाएगा राइट साइड में तो क्या हो जाएगा +4। नाउ 2x में से x को हमने माइनस किया तो हमें कितना मिल जाएगा x इक्वल्स टू 19 में हमने 4 को ऐड किया तो हमें कितना मिल गया 23। इट मीन्स हमें अभी x की वैल्यू मिल गई है। x क्या है, ये है न्यूमरेटर का पार्ट है, बट हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमने क्या सपोज किया था x और डिनोमिनेटर हमने क्या लिया था x प्लस 12, ऐसे ही दिया हुआ था ना क्वेश्चन में। तो यहाँ पे x के प्लेस में हम लिखेंगे 23 और यहाँ पे x के प्लेस में हम लिखेंगे 23 प्लस 12। ठीक है, तो ये 23 तो एज इट इज रहेगा और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 23 में हम 12 को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 35, और ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 23/35। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ब्रास इज 13:7। तो यहाँ पे हमें ब्रास दिया हुआ है। ब्रास क्या है, एक एलॉय है। एलॉय मतलब वो मिक्सचर है, किसका किसका मिक्सचर है, कॉपर और जिंक का। तो यहाँ पे कॉपर का रेशियो कितना दिया हुआ है 13 और जिंक दिया हुआ है 7। फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन अ ब्रास यूटेंसिल वेइंग 700 ग्राम। तो यहाँ पे हमें ब्रास यूटेंसिल जो है उसका टोटल जो वेट है वो कितना दिया हुआ है 700 ग्राम, मतलब वो टोटल उसका वेट है, जिसमें हमें क्या करना है, जिंक का कितना वेट है ब्रास में वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। यहाँ पे इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, लेट द वेट ऑफ कॉपर बी 13x एंड वेट ऑफ जिंक बी 7x। जैसा कि हमें यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, उसके साथ में ही हमें इसका टोटल वेट भी दिया हुआ है तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। नाउ वेट ऑफ ब्रास यूटेंसिल इक्वल्स टू 700 ग्राम। देयरफॉर यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे हमें कितना कितना रेशियो दिया हुआ है 13x प्लस 7x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 700, क्योंकि
देखो 13x यहाँ पे कॉपर का वेट है और 7x यहाँ पे जिंक का वेट है, तो ये दोनों का टोटल वेट कितना है 700, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 700। तो अब इसकी हेल्प से हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 700/20। अब इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं, ये 0 से ये 0 को हमने कैंसिल किया, ये हो जाएगा 2 1 जा, यहाँ पे इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 2 5 जा 10। इट मीन्स x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 35। अब हमें x की वैल्यू मिल गई है तो हम जिंक का वेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर वेट ऑफ जिंक, ये हमने कितना सपोज किया था, ये हमने लिया था 7x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय x के प्लेस में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 35। अब 35 में हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 245 ग्राम। तो ये हमें मिल गया जिंक का वेट। अब इसका कंक्लूजन हम लिख लेते हैं और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन, देयरफॉर द वेट ऑफ जिंक इन द ब्रास यूटेंसिल इज 245 ग्राम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स whose sum is more than 45 but less than 54। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कि जो कंटिन्यूशन में है, जैसे कि अगर हम कहें कि 5 6 7 तो वो क्या होंगे कॉन्जिक्यूटिव होंगे। और होल नंबर्स आपको पता है कि क्या होता है, होल नंबर्स मतलब वो 0 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर्स। तो हमें क्या करना है, ऐसे 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स बताने हैं जिनको अगर हम ऐड करें तो उनका जो सम होगा इट शुड बी मोर देन 45 बट लेस देन 54। मतलब वो तीनों नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो उनका सम जो है वो 45 से ज्यादा होना चाहिए और 54 से कम होना चाहिए। तो ऐसे 3 नंबर्स को हमें बताना है। लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर बी। तो हम 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं x माइनस 1, x प्लस 1। तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमने लिए। अभी ये क्यों लिया इस तरीके से, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि इन केस, ये एक एग्जाम्पल है, ये आपको लिखना नहीं है, बस समझने के लिए बता रही हूँ कि ये -1 या +1 के फॉर्म में क्यों लिखा है। सपोज एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर में जो मिडल वाला नंबर 5 है, ठीक है, तो 5 के पहले क्या आता है, 4 आता है और 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है। तो अगर हमने इसको 5 लिखा, उसके बाद हमने यहाँ पे 5 माइनस 1 लिखा तो भी उसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 ही होगी। और यहाँ पे अगर इसको हमने 5 प्लस 1 लिखा तो वो भी क्या है, 6 के इक्वल है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा है कि x का जो पहले वाला नंबर होगा वो उसको हमें माइनस करने से मिलेगा और x में एक हम प्लस करेंगे तो हमें उसका नेक्स्ट वाला नंबर मिल जाएगा। ये वाला पार्ट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इस तरह से हमने कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्यों लिए हैं। अब यहाँ पे हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर सम ऑफ द 3 नंबर्स। अब ये तीनों का सम हम करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, मतलब ये तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, x माइनस 1 प्लस x प्लस x प्लस 1। मतलब अल्टीमेटली हमें इसका सम ही निकालना है ना, और जब उसका जो सम होगा वो क्या होना चाहिए, मोर देन 45 होना चाहिए और लेस देन 54 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसका सम कर रहे हैं। देखो ये क्या है, -1 है और ये क्या है, +1 है। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 में से 1 हमने माइनस किया तो वो 0 हो जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ x बाकी है, तो कितने x हैं, 1 2 3। कितने x हैं, 3x। तो इसका सम जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3x। उसके साथ में ही हमें और क्या गिवन है वो हम लिख लेते हैं। इट इज गिवन दैट, दिया हुआ है कि इसका जो सम है, किसका सम, 3x। 3x क्या है, एक्चुअली जो तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है उसका सम है।
इसका जो सम है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। ग्रेटर होना चाहिए, किससे ग्रेटर होना चाहिए, 45 से ग्रेटर होना चाहिए। और ये लेस होना चाहिए, किससे लेस होना चाहिए, 54 से। ये वाला साइन आपको पता है ना, एक बार मैं बता देती हूँ साइड में आपको समझाने के लिए कि ये जो होता है, ये जो छोटा वाला साइड है ये होता है लेस देन का, और ये जैसा क्रोकोडाइल है ना, क्रोकोडाइल का माउथ है ओपन हुआ, इस तरीके से हमने इसको ऐसा ओपन किया, तो वो वाला होता है ग्रेटर देन का। मतलब ये वाला क्या है कि ये ग्रेटर देन है इसका। और यहाँ पे देखो ये छोटा वाला है इस तरफ और ग्रेटर है इस तरफ 54 के साइड, मतलब 54 से लेस होना चाहिए और 45 से ग्रेटर होना चाहिए। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें अल्टीमेटली किसकी चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। अगर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी तो यहाँ पे उसकी वैल्यूज को पुट करके हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स निकाल सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें ये x चाहिए, 3 को रिमूव करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये तीनों पार्ट जो है उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो वो हम लिख लेते हैं डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 3। तो ये पूरा जो टर्म्स हैं उसको हम क्या करने वाले हैं, 3 से डिवाइड करने वाले। तो चलो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 45 को 3 से डिवाइड करेंगे, ओके। उसके बाद हमारे पास था 3x, इसको भी हम 3 से डिवाइड करेंगे। और नेक्स्ट वाला नंबर है 54, इसको भी हम 3 से डिवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये 3 से ये 3 को हमने कैंसिल कर लिया। यहाँ पे हम करेंगे 3 1 जा, यहाँ पे ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 3 5 जा 15। ये हो जाएगा 3 1 जा, यहाँ पे हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24। इसका मतलब हमें जो बाकी है रिमेनिंग पार्ट वो हम लिख लेते हैं। देयरफॉर यहाँ पे हमें कितना मिला, 15। ये ग्रेटर देन का साइन हम एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे मिडल में सिर्फ x रिमेनिंग है और ये वाले पार्ट में सिर्फ 18 हमें मिला है। Therefore, the value of x is greater than 15 and less than 18। मतलब देखो जो x की वैल्यू है ये 15 से बड़ी है और 18 से छोटी है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसके बीच में कितने नंबर्स आते हैं, 2 नंबर्स आते हैं ना, 16 और 17 है। 16 और 17 ऐसे नंबर हैं जो 15 से बड़े हैं और 18 से छोटे हैं। इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो 16 भी हो सकती है और 17 भी हो सकती है। इसका मतलब 2 कंडीशन है, तो वो दोनों कंडीशन को हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं therefore the value of x is either 16 और 17। मतलब x की जो वैल्यू है वो 16 भी हो सकती है और 17 भी हो सकती है। इसका मतलब 2 केस है। फर्स्ट केस 1 में 16 भी हो सकती है उसकी वैल्यू और केस 2 में उसकी वैल्यू 17 हो सकती है। तो केस 1 में हम लिख सकते हैं इफ द वैल्यू ऑफ x इज 16, अगर x की वैल्यू 16 है देन द 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स आर। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स कौन कौन से होंगे, तो हमने कौन कौन से होल नंबर्स सपोज किए थे, हमने लिया था x -1 ये लिया था। नेक्स्ट हमने क्या लिया था, x लिया था और उसके बाद हमने लिया था x +1। तो यहाँ पे x के प्लेस में हम क्या करेंगे, 16 लिखेंगे। तो x के प्लेस में हम लिख देंगे 16 -1 और ये हो जाएगा 16 और यहाँ पे हो जाएगा 16 +1। तो हमारे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 16 -1 हो जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 16 और यहाँ पे आ जाएगा 17। तो आप ये तीनों को ऐड करके देख सकते हैं कि इनका जो सम है वो ग्रेटर देन 45 और लेस देन 54 है या नहीं। तो अगर आप 15, 16 और 17 को जब ऐड करेंगे, तो हम ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, इनको ऐड किया तो हमें मिला 18, 1 यहाँ पे हमने कैरी किया तो ये हो गया 48। अब आप देखेंगे कि जो 48 है वो ग्रेटर देन 45 है बट लेस देन 54 है। इसका मतलब ये हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो सकते हैं। अब हम केस 2 भी चेक कर लेते हैं। अब हम देखते हैं केस 2। तो यहाँ पे इफ द वैल्यू ऑफ x इज 17 देन द 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स आर। और अगर हमने यहाँ पे x को किससे रिप्लेस किया, 17 से, तो हमारे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन कौन से थे, x -1, x और क्या था, x +1।
तो चलो यहाँ पे x को हम रिप्लेस करते हैं 17 से, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 1, ये हो जाएगा 17 और यहाँ पे हो जाएगा 17 प्लस 1। तो 17 में से 1 माइनस किया तो हमें मिलेगा 16, यहाँ पे रहेगा 17 और यहाँ पे इसको ऐड किया तो ये कितना हो गया 18। मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन कौन से हो गए, 16, 17 और 18। तो यहाँ पे हम 16, 17 और 18 को भी ऐड करके चेक कर लेते हैं। हमने ऐड किया तो हमें ये कितना मिला, 21 का 1 हमने यहाँ पे 2 कैरी किया तो ये हो गया 51। अगर आप 51 को देखेंगे तो ये भी 45 से ग्रेटर है बट इट इज लेस देन 54। इसका मतलब ये भी हो सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। मतलब इनको भी हम ले सकते हैं और इनको भी ले सकते हैं। तो चलो अब इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स आर 15, 16, 17 और 16, 17, 18 और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इन अ 2 डिजिट नंबर, मतलब हम यहाँ पे 2 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं। डिजिट एट द टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। मतलब यूनिट्स प्लेस में जो डिजिट है उसका ट्वाइस, डबल है कहाँ पे, टेंस के प्लेस में। If the number obtained by interchanging the digits is added to the original number, the sum is 66। उसके बाद एक और कंडीशन हमें दी हुई है कि हमने क्या किया, एक नंबर हमें ऑब्टेन्ड हुआ। कैसे ऑब्टेन्ड हुआ, बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। तो यहाँ पे हमने जो डिजिट ली है ना, अगर वो डिजिट को हम इंटरचेंज करें, मतलब जो यूनिट के प्लेस में है उसको 10 के प्लेस में लाएं और जो 10 के प्लेस में है उसको अगर हम यूनिट के प्लेस में लाएं तो उससे क्या होगा, उससे जो हमें न्यू नंबर मिलेगा इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। अगर उस नंबर को अगर हम उसके ओरिजिनल नंबर से ऐड करेंगे तो उन दोनों का सम कितना होगा, 66 होगा। फाइंड द नंबर, तो हमें क्या करना है, वो नंबर को फाइंड आउट करना है। तो ये हमने ले लिया, लेट द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस बी एक्स। तो हमने क्या लिया, जो यूनिट प्लेस है, जैसे मैं यहाँ पे आपको एक बता देती हूँ कि जैसे आपको पता है कि ये होती है टेंस की प्लेस और ये होती है यूनिट्स की प्लेस। जैसे 0 यहाँ पे यूनिट के प्लेस कहाँ पे है, ये टेंस के प्लेस में है। तो अभी हमने क्या किया, जो यूनिट के प्लेस में हमने क्या लिया, यहाँ यूनिट के प्लेस पे हमने क्या लिया, x लिया है। सेकेंड हमने यहाँ पे देखा था कंडीशन, डिजिट एट द टेंस प्लेस, मतलब टेंस के प्लेस पे जो डिजिट है इज ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। मतलब यूनिट के प्लेस में जो डिजिट है वो टेंस के प्लेस में उसकी ट्वाइस है। मतलब सपोज हमने यहाँ पे इसको x लिया है तो ये क्या होगा, x का ट्वाइस होगा, मतलब डबल होगा। तो ये वाला क्या है, हमारा ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कौन सा है, ये जो फर्स्ट वाली कंडीशन दी हुई है ना, उसके अकॉर्डिंग हमने ये फाइंड आउट किया कि चलो हमने यहाँ पे यूनिट के प्लेस पे ले लिया है x और टेंस के प्लेस में उसका डबल है तो वो हो जाएगा 2x। तो वही सेम कंडीशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये सेम थिंग हमने यहाँ पे लिख लिया, द डिजिट एट द टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। तो ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं, देयरफॉर द डिजिट एट टेंस प्लेस इक्वल्स टू 2x। तो हमने यहाँ पे टेंस के प्लेस में इसको क्या ले लिया, 2x ले लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें एक्चुअली वैल्यूज निकालनी है, बट यहाँ पे देखो 2 कंडीशंस दिए हुए थे। पहला एक कंडीशन था और सेकंड कंडीशन में हमें ये बोला था कि नंबर्स को क्या किया गया है, इंटरचेंज किया गया है। तो जो पहली वाली कंडीशन है उसको हम कहेंगे ओरिजिनल नंबर और इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आएगा उसे हम कहेंगे उसका न्यू नंबर। क्योंकि थर्ड वाली कंडीशन में हमें ये भी दिया हुआ है ना कि ये जो ओरिजिनल नंबर और ये जो इंटरचेंजिंग वाला नंबर है उसको जब हम ऐड करेंगे तो 66 मिलेगा। इसके लिए हमें फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन दोनों में हमें नंबर्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं ओरिजिनल नंबर की। तो हम इसको लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नंबर। देखो ओरिजिनल नंबर की क्या वैल्यू होगी, तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो आपको पता है कि नंबर की वैल्यू कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सपोज आपके पास एक नंबर है, कौन सा नंबर है,
सपोज आपके पास में 12 है एक नंबर, तो जो 2 है वो क्या है, यूनिट के प्लेस पे है, ठीक है, और 1 जो है वो किसके प्लेस पे है, टेंस के प्लेस पे है। टेंस का प्लेस मतलब उसको हम जब इसकी वैल्यू निकालनी है, सपोज इसकी वैल्यू निकालनी होती है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे टेंस की निकालनी होगी तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 1, और ये टेंस के प्लेस में है, इसका मतलब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यूनिट जो है वहां पे हमें क्या दिया हुआ है 2, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ बिकॉज ये सेम थिंग हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे इसको 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया वो बता रही हूँ, क्योंकि टेंस के प्लेस का मतलब होता है कि हमें उसे उसकी वैल्यू निकालने के लिए, एक्चुअल नंबर निकालने के लिए हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 10 प्लस 2 1 सा कितना हो गया 2। यूनिट के प्लेस में उसे हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ गया ना नंबर 12, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, ओरिजिनल नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। तो ओरिजिनल नंबर के लिए देखो टेंस के प्लेस पे क्या था, यहाँ पे देखो टेंस के प्लेस पे क्या था 2x था, तो हम 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वो कहाँ पे है, टेंस के प्लेस पे है, ठीक है, ये हो गया। प्लस यूनिट के प्लेस पे क्या है, यूनिट के प्लेस में हमारे पास है x, और x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यूनिट का मतलब होता है 1। तो ये हमने लिख लिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 10 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिल गया 20, x को हम एज इट इज लिखेंगे, प्लस x को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया x। अब ये दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1x है ना, तो ये दोनों को हमने ऐड किया 20 प्लस 1 तो कितना हो गया 21x। कभी भी कंफ्यूज मत होना कि x है तो x स्क्वायर कर दिया। x का x स्क्वायर कब होता है, जब उसका मल्टीप्लीकेशन होता है, जब एडिशन होता है ना तो उसके नंबर्स का एडिशन होता है कि कितने नंबर ऑफ x है। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नंबर, फर्स्ट कंडीशन जो हमें दी हुई है। अब देखो यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है, इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। एडेड हम बाद में करेंगे, पहले हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है। जो ओरिजिनल नंबर है ना, मतलब जो यूनिट के प्लेस पे है उसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे, और जो टेंस के प्लेस में है उसको हम यूनिट के प्लेस पे शिफ्ट कर देंगे। इसका मतलब यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, न्यू नंबर। ये वाला बॉक्स मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। जैसे ये है टेंस का प्लेस और ये है यूनिट का प्लेस, तो यहाँ पे हमने यूनिट में पहले क्या लिया था, x लिया था ना, तो इसको हम इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब x यहाँ पे आ जाएगा और जो 2x है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया, नंबर्स को इंटरचेंज कर लिया। तो नंबर्स को इंटरचेंज करने के बाद उसकी वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ न्यू नंबर। तो न्यू नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 है, टेंस के प्लेस पे कितना है x है, इसको हम करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, और इसको हम प्लस करते हैं किससे, यूनिट के प्लेस पे। यूनिट के प्लेस पे क्या है 2x है, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 10 को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल जाएगा 10x, प्लस 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2x। ये दोनों को हमने ऐड किया तो हमें कितना मिल गया 12x। तो ये हो गया ओरिजिनल नंबर और ये हो गया उसका न्यू नंबर। अब ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो उसका सम कितना आएगा 66। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि जब उसको हम ऐड करेंगे तो उसका सम कितना होगा 66। क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं 21x को और 12x को, तो इसका सम कितना आएगा 66 आएगा। तो ये इसका एक स्टेटमेंट हमने लिख लिया, सिंस द सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर एंड द न्यू नंबर इज 66, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर क्या था 21x, प्लस जो न्यू नंबर हमें कितना मिला था 12x, और ये दोनों का सम कितना था 66 था। तो चलो अब ये इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। 21 और 12 को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 33x इक्वल्स टू 66। नाउ देयरफॉर अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 66 अपॉन 33। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 33 1 जा और ये हो जाएगा 2 जा। इट मीन्स हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, x इक्वल्स टू 2। तो इसको हम लिख सकते हैं ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर जो था वो कितना था,
हमने कितना निकाला था 21x, ये निकाला था ना। तो 21 को हम एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय x के प्लेस में हम लिखेंगे 2। अब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 42, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसका कंक्लूजन हम लिख लेते हैं, देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर इज 42, और ये हो जाएगा इसका आंसर। देखो इसको चेक भी कर सकते हो ना, ये है 42। इसको जब आपने एक्सचेंज किया, मतलब यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पे 4 लिखा, तो वो कितना बन गया 24। तो 24 और 42 को आप ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल रहा है 66 मिल रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट है। बच्चों इसके साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है वो इस वीडियो में है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करती हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 to 10 के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू, बाय।